डॉक्टर संदीप, हम बात कर रहे हैं जिस सिस्टम की, जिस चाहे वो सरकार हो, जुडिशरी हो, आज ये जो परिस्थिति है भाई, एक सीईओ पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश एक सीजेएम दे देता है, केवल इसके लिए आप तबादला कर देते हैं। आखिर ये कौन सी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है? नमस्कार राम प्रकाश जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, ये कोई व्यवस्था नहीं है। बेसिकली ये एक ऐसा मामला है जिसको बहुत ही गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। क्योंकि याद है हम सभी को कि जनवरी 2026 में संभल में उस मस्जिद में क्या हुआ, कितने लोग मरे। इनफैक्ट कुछ लोग जो प्रशासन में हैं वो पार्टी थे दंगा भड़काने के लिए। 2020 का दिल्ली का दंगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही की गई थी। इस देश में अगर कोई कहे कि मुसलमान दंगा करना चाहते हैं, दंगाई हैं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है अभी का। इस देश में अगर हर पैमाने पर देखा जाए तो जो समाज के हर पैमाने के निचले तबके पे है वो मुस्लिम समाज है। माइनॉरिटीज़ में भी मुस्लिम माइनॉरिटी है। और देखिए एक्चुअली क्या है ना कि जुडिशरी में समस्याएँ हमेशा रही हैं और ये तब तक रहेंगी जब तक डाइवर्सिटी नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बेसिक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये। और ये तो हम उसी में आशा देखते हैं जो कि देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी तब तक हर व्यक्ति इस देश का या प्रदेश का रिप्रेजेंटेड नहीं होगा जुडिशरी में। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक मसला है। और उसमें ये जो विभांशु सुधीर जो सीजेएम है जिनको ट्रांसफर कर दिया गया, कितना वल्गर मामला है, कितना मैंने देखा जाए तो कितना साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने घुटने टेक दिया है एक सिस्टम ने गुंडागर्दी के आगे। और उसमें हालत ये है कि कह रहा है वहाँ का जो पुलिस का प्रशासन है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे और एफआईआर इतनी जल्दी नहीं करेंगे। आप जाइए हाई कोर्ट, आपका अधिकार है, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, लेकिन जो आदेश आया उसको तो आप पूरा करिए। इसका मतलब देखिए साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जो मजबूत है उसके लिए कोई कानून नहीं है। जो अक्षम है, कमजोर है, उसको आप कानून का ही प्रयोग करके घेर के मारेंगे। अब आप देखिए कि दिल्ली में भयावह घटना हुई। एक युवक जो मेहता था, वो गया और नोएडा में सेक्टर 150 में वो रात को गाड़ी मोड़ रहा था, नहीं मुड़ी, तेज रही होगी, कुहासा था और चली गई गड्ढे में। गड्ढा 70 फीट गहरा था। मतलब दिल्ली में तो रोज, नोएडा में मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी घटनाएं होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं, खाली करप्शन मचा हुआ है, किसी को मालूम ही नहीं है। इस मामले में डॉक्टर संदीप, जो है वो कार्रवाई के नाम पे दिखा दिया गया कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया, कार्रवाई पूरी हो गई। मेगा रूपक को लेकर के सोशल मीडिया पर एक बाकायदा लोग सवाल उठा रहे हैं, मुहिम छिड़ी हुई है पूरी कि आखिर मेगा पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि डीएम तो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। देखिए ऐसा है राम प्रकाश जी की कायदे से आंदोलन होना चाहिए। देखिए आम आदमी की कोई कीमत नहीं है। यही वो लोग झूठ मूठ का मुद्दा बना के, मीडिया को पार्टी बना के और उसको बना के, और 2012-14 में इन्होंने आंदोलन किया, तमाम कहा कि सब कुछ टूट चुका है, खत्म हो चुका है और ये करेंगे वो करेंगे, और जहां था उससे भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया इन्होंने। और आप सवाल करिए तो आपको देशद्रोही बताते हैं। अब आप देखिए कि बहुत कम लोगों को मालूम नहीं चलने दिया जा रहा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी बेटी वहाँ की डीएम है और हमेशा वो दिल्ली के आसपास ही डीएम रहती हैं, जहाँ भी रहे आसपास ही रहती हैं। उनका दामाद भी डीएम है, उनकी एक बेटी और दूसरा दामाद भी बहुत ही प्रिविलेज पोजीशन पे है। तो आप देखिए कि वो लड़का डूब जा रहा है। आपका एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कौन आरएफ वहीं किनारे खड़ा होकर मातम मना रहा था। कितना भयावह स्थिति है। अब आप चाइना से विश्व गुरु मोहन भागवत कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु हैं। अरे आप कहने के लिए कह दीजिए कि अमेरिका से बड़े सुपर पावर हैं, हालांकि आप तो कह देंगे, लेकिन आपके महानायक नहीं कह पाएंगे। उनको तो रोज वो डांट रहा है, कहता है कि हमने ये कराया वो कराया। इनका मुंह नहीं खुल रहा है, वेनेजुएला पे नहीं बोलते, यहाँ नहीं बोलते। कुल मिला के मसला ये है राम प्रकाश जी कि एक्चुअली जुडिशरी और मीडिया या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर आपका जो लेजिस्लेचर है, आप देख ही रहे हो कि कैसे कैसे लोग सांसद हैं, कैसे कैसे लोग विधायक हैं। और आज अखबार में बड़ी सी हेडिंग छपी है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के वो हमारे साहब हैं और मैं उनका कार्यकर्ता हूं। तो यही प्रोपेगेंडा की खबरें चल रही हैं। बताया जा रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, बेहतर है इस देश में। हालत ये है कि दंगा स्पॉन्सर किया जा रहा है, उसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और एग्जीक्यूट किया जा रहा है। जो सत्ता की सारी संरचना है उसकी मदद लेते हुए ऐसे में लड़ना, संघर्ष करना बहुत ही मुश्किल है। एक बात को समझ के देखना होगा
कि ये जो डाइवर्सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इसलिए है कि लगता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई राज्यपाल है, लगता ही नहीं है कि कोई माने उत्तर प्रदेश में, क्षमा करिएगा, भारत में कोई मुख्य न्यायाधीश भी है। क्या उसको नोएडा की घटना नहीं दिखाई दे रही है? क्या उसको संभल की घटनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं? क्या उसको देश में होने वाली तमाम घटनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं? नोएडा की मैं बात बता रहा था आपको, रोज रात को यहाँ घटनाओं में लोग मारे जाते हैं, कोई उल्टा आ रहा है, कोई सीधा जा रहा है। कल ही 2 घटनाएं हुई जिसमें कुछ बच्चे जो अपने कोचिंग से वापस जा रहे थे, आजकल लाइब्रेरीज में पढ़ने का चलन है, ट्रेलर में गए, घुस गई उनकी कार, एक बाइक वाले को कार वाले ने मार दिया। 2 लोग अपनी गाड़ी में डीजल भर रहे थे, एक डॉक्टर, हो सकता है रात को उसने शराब पी रखी हो, आया और उसने धक्का मारा, दोनों भाइयों की मौत हो गई। अब आप नोएडा, मतलब कि नोएडा में रहना मतलब जान हथेली पे रख के रहने की तरह, और ये पूरे हाल प्रदेश का है। अगर आप बच गए तो सांड से रौंदे जाएंगे, और उससे बच गए तो सरकारी गाड़ी से रौंदे जाएंगे। तो ये स्थितियां इसीलिए हैं कि अब आप देखिए ना कि कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। मीडिया गीत गाता रहता है और उस गीत से कुछ चीजों को मैनेज किया गया है। अदरवाइज उत्तर प्रदेश हर तरह से, और भारत पूरी तरह से, तमाम तरह के गंभीर संकटों में फंसा हुआ है। चाहे इकोनॉमी हो, चाहे यहाँ स्ट्रक्चरल जो हमारे माने जो पिलर्स हैं हमारे समाज के, प्रशासन के, सारी चीजों के, सब कुछ ढह चुके हैं। अब कुछ बचा नहीं है, बहुत ही बुरी स्थिति है। 91 रुपया डॉलर जा चुका है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? रोज 91, 90 से पार किया, 91 पर लौट रहा है, कल 92 होगा और ये 100 के पार होगा। ये जो संविधान की ताकत है, उसके हिसाब से ही सब कुछ हो तो ही शायद ये देश चल पाएगा, देश के लोग चल पाएंगे। लेकिन हो इसके उलट रहा है। डॉक्टर संदीप, पूरी तस्वीर बदलती चली जा रही है, लगातार बदल रही है, लेकिन सब कुछ, हर फैटर्निटी कोई भी हो, चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्था हो, किसी भी, कोई भी, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट को उठा करके देख लीजिए, इवन आम आदमी जो इस लोकतंत्र में सबसे मजबूत माना जाता है, आम आदमी जो सबसे अहम माना जाता है, वो भी, सभी केवल तमाशबीन बने हुए हैं। क्या ये तमाशा इस देश की तकदीर बदल करके नए भारत की रचना कर रहा है, कर चुका है, करता हुआ दिखाई दे रहा है? किस स्थिति में है हम? जी, नया भारत बन चुका है जहां चांदी 3 लाख रुपए किलो और सोना 1.5 लाख रुपए तोले हो चुका है। नया भारत बन चुका है, मैंने बताया, डॉलर 91 पार कर चुका है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। हर तरह से जो सत्ता की, मतलब जो प्रशासन की संरचना है, वो टूट चुकी है। आप क्या बात करें, जैसे कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वही वाला हाल है भारत की जुडिशरी का। जुडिशरी तो ये है कि जो इन्फ्लुएंशियल है उसको सब कुछ मिलेगा, जो कमजोर है वही सड़ के मर जाएगा। आप 20-20 साल, 30-30 साल जेलों में रहेंगे, ट्रायल नहीं होगा, तय नहीं होगा, बाद में पता चलेगा कोई केस नहीं था, और आप निकल के आएंगे, सारा जीवन बीत चुका होगा। तो अब ऐसे सिस्टम में आप सोच सकते हैं। अब आप देखिए ना, चाहे वो गुलबर्गा सोसाइटी का मामला था 2002 का, 2002 में कौन बीजेपी थी, और वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो जुडिशरी को कंट्रोल कर रहे थे और सारी चीज जजमेंट दे रहे थे? एक्चुअली हमेशा इस तरह की मानसिकता के लोग रहे हैं, जिनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं है, जिनका न्याय से कोई जुड़ाव नहीं है। 1, 2 लोग, 3 लोग हो सकते हैं। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि जब मेजॉरिटी इसका न्याय प्रिय कैरेक्टर होगा, तब तो जाके न्याय। इसका मतलब डॉक्टर संदीप, ये सरकारों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोगों की मानसिकता है, जो जुडिशरी में बैठे लोग भी हैं, जो उनको दायित्व तो सब दूसरा है, शपथ उनकी दूसरी है, लेकिन असल में काम वो दूसरा करते हैं। उनका भी फिर वही लालच सामने आकर के खड़ा होता है कि भाई उनके बेटे बेटी कैसे एडजस्ट होंगे, पोस्ट रिटायरमेंट वो क्या करेंगे, कैसे सुविधाएं पाएंगे। क्या ये सारी चीजें मजबूर करती हैं आपको घुटने टेकने के लिए? देखिए राम प्रकाश जी, ये सब कमजोर लोगों के लिए होती हैं ये बातें। एक्चुअली होता क्या है कि ये कहना कि नहीं उनको जान का खतरा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बातें इसलिए हैं ताकि उनको मैंने बचाया, मैंने एक बेकार का नैरेटिव है ये कहना कि नहीं वो जान के खतरे में है इसलिए ये कर रहे हैं। वो चॉइस से कर रहे हैं, चॉइस से कर रहे हैं। वो उसके पार्टी हैं, आइडियोलॉजिकल उनके कंसर्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चाहते हैं कि देश की जो गरीब जनता है वो उभरे नहीं, ऊपर ना आए, न्याय ना पाए, प्रिविलेज हमारा न जाए। ये सभी साजिश के हिस्सेदार हैं बेसिकली। तो ये कहना कि अभी जो हमारे दूसरे साथी थे वो कह रहे थे कि नहीं उनको डर रहता है, ये डर और का कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने चुना है, लोया एक होंगे, यहाँ 4 से 5% लोग होंगे जो न्याय के लिए जुडिशरी में जज हैं या जज मतलब न्याय के लिए काम कर रहे हैं।
बाकी लोग आप सब समझ रहे हैं, अरुण मिश्रा को आप देख रहे हैं, रंजन गोगोई को देख रहे हैं, चंद्रचूड़ पे कल एक इंटरव्यू छपा था, कोई जवाब नहीं था तार्किक। तो ये लोग ऐसे ही हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, नाम बड़े और दर्शन छोटे और कर्म खोटे। तो ये अब दिक्कत ये है कि जहां आप कोलिजियम से लेके आओगे, तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊं, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, इनका उनको ओबलाइज करो हम तुमको ओबलाइज करेंगे। कायर लोग हैं ये, कमजोर लोग हैं और बहुत ही महाधूर्त हैं, अपने परिवार की परंपरा, अपना क्लास, अपना कास्ट, अपनी सारी चीजों से परे नहीं है ये। 95% परे नहीं है, 5% होंगे जो नहीं डरते होंगे, जिनमें आत्मविश्वास होगा, जो तरक्की पसंद है, न्याय प्रिय हैं, जो चाहते हैं कि वास्तव में मानवता आगे बढ़े, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब मॉडल जो है एक बार काम करते हैं, बार बार काम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इन लोगों ने, इन कमजोर लोगों ने सत्ता को कब्जा कर लिया है। अब इनको, इनसे जब निकलेगा तो चीजें रिफॉर्म की तरफ जाएंगी। अभी तो ये डिफॉर्म्ड है पूरी तरह से। मैं आपको बताऊं, ये कोई नया कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूं दर्शकों को कि ऐसा सब कुछ पूरी दुनिया में हुआ है। देखिए, याद रखिएगा, बहुत बड़ा चिंतक था एंटोनियो ग्रामची, मार्क्सिस्ट एक कल्चरल थिंकर था, उसका चेला था लुई अल्थुजर, जो फ्रांस का था। पैदा तो वैसे अल्जीरिया में हुआ था। उसने दो चीजें गढ़ी थी, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही जबरदस्त थियराइज किया था उन्होंने। और उस थियरी में साफ साफ वो कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस और रिग्रेसिव स्टेट अपरेटस, दो तरह की चीजों से काम करती है इस तरह की सरकारें। जो रिग्रेसिव स्टेट अपरेटस है वो कोर्ट कचहरी प्रिजन पुलिस से काम करती है। तो अनुज चौधरी कौन था? पुलिस, जिसने उसको सजा, एक्सीडेंटली एक 5% वाला निकल गया आदमी, उसने दिया। और किसकी मदद से ये लोग उसको नहीं लागू कर रहे हैं? ऊपर लोग हैं उनके, ठीक ना। तो कोर्ट कचहरी पुलिस प्रिजन में देखिए ना, अभी नाम ले रहे थे लोग, गौतम नवलखा का, हनी बाबू का, कई सारे लोग 5-5 साल तक बिना ट्रायल के, उमर खालिद का, ये सब पड़े हुए हैं। एक्चुअली ये डर का मैसेज दिया जा रहा है कि देखो दूसरा कोई ना निकल के आए, और एक ही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। सबको करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये जानते हैं कि सब किसी को मिल जाए धीरे धीरे बेल, लेकिन उस कम्युनिटी से आने वाले व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, ताकि हमारा जो मजबूती है, वो जो पकड़ है वो बनी रहे। सबको नहीं छेड़ रहे हैं। तो ये तो हुआ आपका रिग्रेसिव स्टेट अपरेटस का। जो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस है वो स्कूल से काम करता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आओ, मनुस्मृति को जस्टिफाई करो, वहां पे तमाम तरह की चीजों को पढ़ाओ, फिल्में बनाओ, प्रोपेगेंडा फिल्में बनाओ, अखबारों को कब्जे में कर लो, प्रिंट मीडिया को कब्जे में कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कब्जे में कर लो। ये पूरा एक साइंस है राम प्रकाश जी, और इस साइंस से खून पिया जा रहा है, गरीबों का, कमजोरों का, मजलूमों का, वंचितों का। और ये चलता रहेगा जब तक ये लोग जाग के, जुड़ के एक साथ खड़े नहीं होंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मारे जा रहे हैं अकेले, एक एक करके। कोई उनके लिए रोने वाला नहीं है, कोई खड़ा होने वाला नहीं है। रोने की तो खैर जरूरत नहीं है, जुड़ के खड़े होने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक एक निर्णय है, और ये शर्मनाक घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में, और ये सिद्ध करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का कोई इस्तकबाल नहीं है, कानून है ही नहीं।